ओके विजय, ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं फिर हिंदी। आप लोग फिर से कॉपी और पेन अपने साथ लेके चले, है ना। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी और पेन अपने साथ लेके चले, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक। चलेगा हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ठीक है, हिंदी भाषा को लेके संविधान में उसके प्रोटेक्शन या प्रावधान को लेके चल रहा था कि संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी भाषा को लेके संविधान में, ठीक है, संविधान में हिंदी भाषा को लेके क्या-क्या प्रोटेक्शन या क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। हिंदी भाषा को लेके संविधान में प्रावधान हम लोग पढ़ते हैं। और कहीं मत जाइएगा, कॉपी पेन लेके चले, क्योंकि देखिएगा मैं भी आज 5वीं क्लास है हमारी। जब मैं आज के दिन ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को किसी भी प्रकार से जो टॉपिक है वो छूटे ना और आज पढ़ाया जाए। ठीक है, इसके लिए मैं 5वीं बार ये ट्राई किया और आई होप हम लोग सफल है इस बार, ठीक है। हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन निकाल के संविधान में हिंदी भाषा को लेके प्रावधान है, क्या-क्या है इसको लेके आप लोग एक हेडिंग बना लीजिएगा और साथ में जो है आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। जो-जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें लिखते रहिएगा, क्योंकि लिखते रहोगे तो आपको आपके नोट्स भी बनते रहेंगे और काफ़ी मददगार भी होंगे आपकी परीक्षाओं में, ठीक है, आगामी परीक्षा जो होंगी उनके लिए। तो ठीक है, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, हम लोग शुरू करते हैं। अब आप लोग, ठीक है, पूरा फोकस करेंगे इस टॉपिक पे जो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी भाषा को लेके संविधान में प्रावधान, ठीक है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा को लेके संविधान के किस भाग में प्रावधान किए गए हैं, तो भाग 17, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है। भाग 17 में कितने अनुच्छेद है मैंने आपको बता चुका हूँ, 9 अनुच्छेद है जिनमें संविधान भाषाओं को लेके प्रावधान कर रखा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, पूर्णतः लागू हुआ। और मैं बता दूं, स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो एक बात याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य बिल्कुल नील थे, मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में आप जो हमारी राज व्यवस्था है उसके क्वेश्चन भी लिखे, क्योंकि आगे राज व्यवस्था के जो इंपॉर्टेंट लेसन है जैसे पंचायती राज है, ठीक है, क्योंकि आगामी जो हमारे 854 की जो पोस्टें हैं उसमें वीडियो प्लस बीपीडीओ की पोस्ट है, तो यहाँ से मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर में आपसे पंचायती राज व्यवस्था को लेके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो संविधान के जो इम्पोर्टेंट लेसन है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है हिंदी भाषा को लेके संवैधानिक प्रावधान। स्टार्टिंग में ये करते हैं, क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, उसके बाद हम हिंदी भाषा को लेके संबंधित आयोग, समितियां और अधिनियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, संविधान में हिंदी भाषा को लेके क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल 343 में, ठीक है, आप लोग लिखते भी रहिएगा, ठीक है, और साथ-साथ में करते भी रहिएगा इस वर्क को, ठीक है। आर्टिकल 343 में जो कहा गया है कि हिंदी जो होगी वो भारत की राजभाषा होगी, राजभाषा होगी, ठीक है। और इसकी लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी, इसकी लिपि देवनागरी होगी, ठीक है, देवनागरी लिपि होगी इसकी। देखिएगा, आर्टिकल 343 में जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें कहा गया है कि जो हिंदी होगी, जो भारत की राजभाषा हिंदी होगी वो राजभाषा का उसको दर्जा दिया जाएगा, साथ ही इसकी लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। अब इससे मैं आपको, ठीक है, सीधे के सीधे कनेक्ट करता हूँ कि हिंदी को राजभाषा दर्जा देने के पीछे किन किन की महत्वपूर्ण भूमिका है। लिख लीजिएगा, आर्टिकल 343 में ही लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखेगा, इसमें कहा गया है कि हिंदी जो होगी वो राजभाषा होगी, देश की राजभाषा होगी और इसकी लिपि जो होगी देवनागरी लिपि होगी, ये लिखिएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए, अब उसके नीचे ही लिखिएगा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए, ठीक है, दिलाने के लिए महत्वपूर्ण आयोग, ठीक है, संसदीय समितियां, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए लिखिएगा महत्वपूर्ण संसद समितियां, ठीक है। फॉर्मूला, फॉर्मूला भी लिखिए, एक फॉर्मूला है हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के लिए, मैं आपको बता दूं, मुंशी आयंगर
फॉर्मूला, ठीक है। मुंशी आयंगर फॉर्मूले के द्वारा हिंदी को, ठीक है, भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। ये लिख लीजिएगा, कई बार अभी तक आप लोग शायद इस क्वेश्चन से, ठीक है, हो सकता है कि आपको ना आए, आप लोग साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है। लिखें, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए मुंशी आयंगर फार्मूले का जो है, ठीक है, मुंशी आयंगर फार्मूले के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आर्टिकल 343 की बात हो रही है और इसमें जो जो, ठीक है, हमारे टॉपिक कनेक्ट हो रहे हैं उनको कनेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ आर्टिकल 343 पढ़ना ही मेरे हिसाब से, आज के नजरिए से, ठीक है, ठीक तो है, लेकिन इसको कनेक्ट करते हैं कि आखिरकार राजभाषा क्या है, राजभाषा, हिंदी को राजभाषा दिलाने के पीछे किस फॉर्मूले की अहम भूमिका और किस, ठीक है, समिति की। एक संसद में एक समिति होती है, नियम समिति, याद रखेगा, ठीक है, नियम समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संसद की नियम समिति, पहले मैं बता दूं इसमें क्या होता है। 15 सदस्य होते हैं, जो सब 15 सदस्यों की ये एक समिति होती है, नियम समिति, संसद में। इसमें सभी लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, ठीक है। नियम समिति जो है, इसमें 15 सदस्य होते हैं और 15 के 15 लोकसभा से होते हैं। अब मैं आपको बता दूं नियम समिति के कार्य क्या होते हैं। नियम समिति के कार्य होते हैं, कोई भी विधि संबंधित प्रावधान, विधि संबंधित प्रावधान, विधि संबंधित प्रावधान लिखिएगा, नियम समिति के कार्य, विधि संबंधित प्रावधान, कोई भी प्रावधान हो, पत्र हो, लेटर हो या अधिनियम हो या कोई भी, ठीक है, विधेयक हो, उनको लेके चर्चा करना और साथ में उनको अपनी मंजूरी देना, ठीक है। उनको लेके कोई भी विधि संबंधित कोई भी प्रावधान हो, उनको लेके चर्चा करना और लास्ट में उनको अपनी सहमति देना, ठीक है। तो इस समिति ने जो ये संसद की नियम समिति है, इस समिति ने हिंदी को राजभाषा घोषित करने में अपनी मंजूरी दी थी। क्वेश्चन ये बन सकता कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी को राजभाषा घोषित करने में किस समिति ने, हिंदी को राजभाषा घोषित करने में किस समिति ने अपनी मंजूरी दी थी, तो आंसर होगा आपका नियम समिति। मैं बता चुका हूँ, संसद में ये जो नियम समिति है इसमें 15 सदस्य हैं, ठीक है, और ये 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसका मुख्य कार्य है विधि संबंधित जो भी प्रावधान है, कोई भी पत्र है, कोई भी विधेयक है, उन सबको, ठीक है, जांच पड़ताल कर अपनी मंजूरी देना, ठीक है। ये लिखते रहिएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। क्योंकि क्लास लाइव चल रही है हमारे, ठीक है, समस्याएं भी सामने आ रही हैं, तो जो जो समस्याएं सामने आ रही हैं, ठीक है, उनका हम निस्तारण करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 343 फिर से एक जो नए जुड़े हैं आप लोगों को बता दूं, आर्टिकल 343 में कहा गया है कि हिंदी जो होगी वो भारत की राजभाषा होगी और उसकी लिपि जो होगी देवनागरी लिपि होगी। अब आर्टिकल 343 में हिंदी को राजभाषा राजभाषा घोषित किया गया है। अब मेरा मुद्दा यह है कि इस राजभाषा को घोषित करने के पीछे किन किन लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका है और किन किन संसद समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले हिंदी को राजभाषा घोषित करने में जो अहम योगदान है वो है नियम समिति का, ठीक है, नियम समिति का, नियम समिति का। इसमें लिखिएगा 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इस समिति का मुख्य जो कार्य होता है वो संविधान में विधि संबंधित कोई भी प्रावधान हो, ठीक है, उनकी जांच पड़ताल कर उनको अंतिम मंजूरी देना, ये नियम समिति का क्या होता है, कार्य होता है। और इसने हिंदी को राजभाषा संबंधित, ठीक है, राजभाषा घोषित करने के लिए जो लेटर या जो एक्ट आया था उसको देखा, जांच पड़ताल की उसकी और फाइनल में अपनी मंजूरी दे दी कि भैया हाँ, हिंदी को भारत की राजभाषा जो है वो घोषित किया जाए। तो क्वेश्चन बन सकता है हिंदी को राजभाषा घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किस समिति की है, तो आपका आंसर होगा नियम समिति। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा घोषित करने में किस फॉर्मूले को अपनाया गया है हिंदी को राजभाषा घोषित करने में, तो वो लिखिएगा मुंशी आयंगर, मुंशी आयंगर, मुंशी आयंगर, ठीक है। मुंशी आयंगर फॉर्मूले जो है, मुंशी आयंगर फॉर्मूले के द्वारा हिंदी को राजभाषा जो है वो घोषित किया गया। दो चीजें हिंदी को राजभाषा घोषित करने में मैंने आपको बता दिया है, ये आपने मेंशन कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा
इसमें आर्टिकल 343 समझ में आ गया। आर्टिकल 344 देखते हैं, ठीक है, मैं ये मिटा देता हूं आर्टिकल 343। अब हम लोग जो है वो आर्टिकल 344 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा आर्टिकल 344 क्या है। आर्टिकल 344 है कि राजभाषा, सीधे और सरल शब्दों में कहें, राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान कह सकते हो, के गठन, ठीक है। आर्टिकल 344 कहता है कि एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। सब चीज टॉपिक इसी से जुड़े हैं, स्पेस थोड़ा बचा के रखें क्योंकि वहीं आप लोग इसी आर्टिकल के नीचे और चीजें भी मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहां से आपके सारे जितने भी टॉपिक है वो रिलेट करवाऊंगा। जैसे 343 आर्टिकल रिलेट करवाया, वैसे ही आर्टिकल 344 भी मैं रिलेट करवाऊंगा, ठीक है। देखिएगा आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई है, और इस राजभाषा आयोग का गठन जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब देखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 344 के तहत जो राजभाषा आयोग का गठन करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। जब भी, मतलब मैं आपको बता दूं, भारत में पहला राजभाषा आयोग जो बना वो 7 जून, लिख लीजिएगा, भारत में पहला राजभाषा आयोग 7 जून 1955 को, ठीक है, बीजी खैर, बीजी खैर, बीजी खैर की अध्यक्षता में बना, लिख लीजिएगा। भारत में आर्टिकल 344 के तहत जो राजभाषा, लिखिएगा, भारत में आर्टिकल 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को, 7 जून 1955 को किया गया, और इसके अध्यक्ष, लिखिएगा, बीजी खैर को बनाया गया। इसका अध्यक्ष बीजी खैर को बनाया गया, ठीक है। अब हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 344 लिखिएगा, और उसके नीचे लिखिएगा भारत का प्रथम राजभाषा आयोग, लिखिएगा भारत का प्रथम राजभाषा आयोग 7 जून 1955, लिखिएगा, और अध्यक्ष लिखिएगा बीजी खैर, अध्यक्ष लिखिएगा बीजी खैर, अध्यक्ष लिखिएगा बीजी खैर, ठीक है, अध्यक्ष लिखिएगा बीजी खैर। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस राजभाषा आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की थी। अब देखिएगा पूरा का पूरा हमारा जो लॉजिक है वो कनेक्टेड है। ये जो राजभाषा आयोग का गठन किया था राष्ट्रपति के द्वारा, देखिएगा राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, तो जैसी बात है जो 7 जून 1955 को बीजी खैर की अध्यक्षता में जो राजभाषा आयोग बनाया गया था वो राष्ट्रपति के, ठीक है, राष्ट्रपति के ऑर्डर पे ही बनाया गया था। अब जब ये बीजी खैर की अध्यक्षता में ये राजभाषा आयोग बनाया, तो इस राजभाषा आयोग को ये दायित्व दिए गए कि हिंदी भाषा को लेके आप जो है रिसर्च करें, और रिसर्च करने के बाद फाइनल जो आपकी सिफारिशें होती है उनको राष्ट्रपति के सामने जो है वो रखें। तो जो ये राजभाषा आयोग होता है, ये राजभाषा संबंधित जो भी सिफारिशें होती है उनको किसके पास रखता है, राष्ट्रपति के पास। ये सिर्फ सिफारिश करने वाले आयोग है, ये उसको लागू नहीं कर सकते। जो भी राजभाषा संबंधित जो भी इन्होंने सिफारिशें की है उनको अंतिम मंजूरी जो देगा वो राष्ट्रपति देगा। आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 344 के तहत। मैंने आपको बताया ना, आप लोगों ने आज तक पढ़े होंगे आर्टिकल, लेकिन मैं आपको आर्टिकल जो है वो कनेक्टेड होते हुए पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको बखूबी समझ में आ जाए, और आप लोग यहाँ से हिंदी का एक अच्छा खासा जो है वो अपना लेवल बना लो, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये राजभाषा आयोग जो है वो राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देता है, और राष्ट्रपति इनकी सिफारिश माने या ना माने उसकी विवेकी पर, यानी कि उनके निर्णय पर वो डिपेंड करता है। ये सिफारिश मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। जब 7 जून 1955 को बीजी खैर की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, तो इस समिति ने कुछ सिफारिशें की थी। इस समिति ने पहला सिफारिश की थी कि भारत में माध्यमिक, या माध्यमिक लिख सकते हो, माध्यमिक वर्ग में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार मतलब बड़े लेवल पे किया जाए। जो भारत की माध्यमिक वर्ग है, मध्यम वर्ग है, यानी उसमें हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने में किया जाए। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इस वर्ग में हिंदी का जो, ठीक है, लेवल है वो अच्छा खासा है। मतलब अगर यहाँ पे मध्यम वर्ग है
तो 100% है, तो लगभग लगभग 50% प्लस में भारत में माध्यमिक वर्ग पर हिंदी भाषा का जो है वो प्रभाव है। पहला सिफारिश। दूसरी सिफारिश इनमें कही गई थी कि जो भी न्याय हो, समझ रहे हो आप लोग, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या आपके ठीक है जिला कोर्ट हो, कुछ भी हो, उनमें जो न्याय दिया जाए वो हिंदी भाषा में दिया जाए। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। जो आपके कोर्ट है, जो भी कोर्ट ऑर्डर देता है या जो भी फैसले होता है, तो बीजी खैर आयोग ने कहा था कि भैया ये सब न्याय जो है ना वो हिंदी भाषा में होने चाहिए। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाएंगे और लोगों को सहूलियत होगी। दूसरी सिफारिश। तीसरी सिफारिश इन्होंने कहा था कि जो हिंदी है, हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए, हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए और देन उसको प्रशासनिक भाषा के रूप में उसकी मान्यता मिली। ठीक है, उसको हिंदी को जो है प्रचार प्रसार किया जाए, उसको प्रशासनिक भाषा के रूप में उसको दर्जा मिले। बहुत इंपॉर्टेंट था ये 3 सिफारिशें थी इस आयोग की। पहला, माध्यमिक वर्ग में हिंदी का प्रभाव अच्छा है, ठीक है, और उसे बढ़ाया जाए। दूसरा, जो भी न्याय है, जो भी न्याय हो रहे भारत में वो सब हिंदी में हो। तीसरा, जो हिंदी है, जो हमारा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसमें हिंदी भाषा का प्रभाव ज्यादा से ज्यादा जो है वो किया जाए। समझ रहे हो आप लोग, है ना। अब देखते हैं, इस आयोग ने 3 सिफारिशें की थी। अब जब इस आयोग की बात हो तो इसमें कुछ सदस्य थे तमिलनाडु से, कर्नाटक से और बंगाल से। तो क्योंकि कर्नाटक में देखिएगा, ठीक है, अलग लैंग्वेज बोली जाती है लोकल की, और वहां पे दूसरी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। बंगाल में बंगाली बोली जाती है। तो इन्होंने बीजी खैर आयोग जो जिसने सिफारिशें की थी, उनमें ये कटाक्ष किया था कि भैया इन्होंने हिंदी को, ठीक है, हिंदी के साथ पक्षपात किया है, यानी हिंदी का पक्ष लिया है, इन्होंने अन्य भाषाओं का पक्ष नहीं लिया। ये कहकर इन्होंने इस आयोग को कहीं ना कहीं कटघरे पे रख दिया था। इसलिए इस आयोग की सिफारिशें राष्ट्रपति द्वारा नहीं एक्सेप्ट की गई थी या नहीं मानी गई थी। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है किस आर्टिकल के तहत बता रहा हूं, आर्टिकल 344 के तहत। समझ रहे हो आप लोग, है ना। 7 जून 1955 को पहला राजभाषा आयोग बना था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है 1956 में, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इस संविधान में ये कहा गया था, संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि भारत में जो भी राज्य बनेंगे नए, उन राज्यों के बनने का आधार जो होगा वो होगा भाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि भारत में नए राज्यों के बनने का आधार क्या है, धर्म, जाति, ठीक है, दूसरा तीसरा ऑप्शन भाषा, या चौथा कोई और हो सकता है। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा ये तय किया गया कि भारत में जो भी नए राज्य बनेंगे उनका सबसे मेन मोटिव क्या होगा, लैंग्वेज। वो भाषा के आधार पर बनेंगे, अन्य किसी आधार पर नहीं बन सकते। आप कहोगे धर्म के आधार पर, बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे समाज के आधार पर, बिल्कुल नहीं। तो नया राज्य बनेगा किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। और ये 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा तय किया गया, ठीक है। इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये भी भाषा से ही रिलेट करता है। आप लोग समझ रहे हो बखूबी, है ना। अगर समझ रहे हो तो आप लोग रिप्लाई भी कर दीजिएगा कि सर, और आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है, जो चीजें मैं बता रहा हूं। अब देखिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में 344 की ही बात करते हैं, ठीक है। एक बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिएगा जब मैंने आपसे बताया था संविधान प्रावधान को लेकर मैंने बताया था, लेकिन मैं हर आर्टिकल में वो चीजें मेंशन कर दूंगा जो आपके काम की होंगी, क्योंकि आप आर्टिकल से ही उन चीजों को रिलेट कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिएगा, एक और संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय राजभाषा समिति, आर्टिकल भी हम लोग पढ़ते रहेंगे और देन चीजों को जोड़ते भी रहेंगे, ठीक है। जब आर्टिकल 344 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया 7 जून 1955 को, उन्होंने सिफारिशें रखी, तो उस सिफारिश को मानने से मना कर दिया। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उनमें मेंबर एक कर्नाटक से, बंगाल से थे, तो उन्होंने हिंदी भाषा का, ठीक है, पक्ष ज्यादा लेने के लिए खैर आयोग की जो की थी वो, ठीक है, निंदा की थी। इसलिए बाद में चलकर 1957 में, याद रखिएगा 1957 में चलकर जो भारत सरकार है या संसद है या राष्ट्रपति जी है, उन्होंने
संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया। ठीक है, ये संसदीय राजभाषा जो 1957 में बना, ये गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बना। गोविंद बल्लभ पंत, इनकी अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। अब मैं आपको बता दूं, जो ये संसदीय राजभाषा समिति होती है, इसमें 20 सदस्य 20 सदस्य तो आपके होते हैं लोकसभा से, और 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। सब चीज आप मेंशन करते रहिएगा। जो संसदीय राजभाषा समिति होती है, इसको तत्काल में बनाया गया, 1955 में राजभाषा आयोग बनाया गया। उसके बाद भैया वो, ठीक है, सफल नहीं हो पाया। क्यों सफल नहीं हुआ, उसके कारण को जानने के लिए 1957 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता जो की थी गोविंद बल्लभ पंत द्वारा की गई थी। ठीक है, इसमें 20 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, अब इस समिति का काम था कि भैया जो 1955 में खैर आयोग ने जो सिफारिशें की है, उनकी जांच पड़ताल कर उनमें कहां कमी रह गई थी, उस कमी को निकाल के सामने लाना। ठीक है, तो इस जो समिति थी, इसकी जो, ठीक है, कार्य था, दायित्व था, वो मैंने आपको बता दिया। अब जब इस समिति ने अपना ड्राफ्ट बनाया, कोई भी किसी को भी काम सौंपो, ठीक है, किस स्तर पर, संसद स्तर पर, तो वो एक ड्राफ्ट बनाता है। जब इनने ड्राफ्ट बनाया था, तो पहले ड्राफ्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे बोला कि भैया देखो, सिंपल सी बात है, ठीक है, हिंदी ठीक है, हिंदी को आप क्या करो, 1965 तक देखो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब बी आर अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, तो संविधान लागू होने से, बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान लागू होने के 15 साल तक जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। वो आपके कोर्ट के लैंग्वेज में, कोर्ट में भी उसका प्रभाव रहेगा। कोर्ट में जो भी काम होंगे 1965 तक वो इंग्लिश में होंगे। जो भी प्रशासनिक कार्य है, वो भी जो है वो इंग्लिश में रहेंगे। लेकिन 1965 के बाद हम लोग जो है इसको चेंज कर सकते हैं। धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा का प्रभाव कम कर देंगे और 1965 तक, और 1965 आते आते हम लोग हिंदी को मुख्य भाषा के रूप में जो है वो भारत के सामने क्या करेंगे, पेश करेंगे। इसको मतलब मुख्य भाषा के रूप में जो है वो आगे लाएंगे हिंदी को। ऐसा कुछ बी आर अम्बेडकर का मोटिव था, मतलब उनका इंटेंशन था, उद्देश्य था। ठीक है, लेकिन बाद में जो आर्टिकल 344 है, इसमें कहा गया है कि जो राजभाषा 10, इसने जो संसदीय राजभाषा समिति है, इसने क्या कहा, इसने जब ड्राफ्ट तैयार किया तो इसने कहा कि 26 जनवरी 1965, क्योंकि देखिएगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बनाते हैं हम लोग, है ना। 26 जनवरी को ही हमारा जो है संविधान लागू हुआ था, इसलिए इन्होंने कहा था 26 जनवरी 1965 तक हिंदी को मुख्य भाषा बनाने का तो कोई भी, ठीक है, औचित्य नहीं होता है। क्योंकि भारत अभी अभी आजाद हुआ है और भारत में अंग्रेजों ने 200 साल तक जो है वो, ठीक है, राजशाही या जो भी कह सकते हो पॉलिटिकल दबाव, मतलब पूरी कमान बना रखी थी उनने। भारत ने एक प्रकार से अपना राज कर रखा था। तो उनके राज के चलते 200 साल तक इंडिया में जो है वो बड़े लेवल पर, समझ लो, जब अंग्रेज थे तो हायर लेवल पे उनकी लैंग्वेज इंग्लिश चलती थी। तो बहुत से लोग उस टाइम पे जो है वो इंग्लिश के संपर्क में आ गए, और बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदी को प्रमुख भाषा रखी जाए। कब, 1957 के टाइम पे। तो ऐसे में हम लोग हिंदी को तो प्रमुख भाषा का दर्जा आगे देंगे, लेकिन मुख्यतः अभी जो है वो इंग्लिश को इसकी सह भाषा बनाए रखें। इंग्लिश को अभी हम नहीं हटाएंगे। और यही बताया जाता है कि जो संसदीय राजभाषा समिति 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनाई थी, इन्होंने हिंदी को कहीं ना कहीं जो है वो कमजोर कर दिया था। ऐसा इस समिति में, ठीक है, इस समिति के खिलाफ या इस समिति के प्रति जो विद्वान हैं उनके जो है अपने विचार है। समझ रहे हो, ठीक है, ये भी आपको समझ में आया। सब चीजें नोट डाउन करते रहे, ठीक है। कॉपी पेन लेते चले और लिखते रहे, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, आगे चलते हैं हम। आर्टिकल 344 हो गया, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 344 ही है राजभाषा आयोग का गठन। और वो राजभाषा आयोग क्या करेगा, हिंदी जो लैंग्वेज है उसके विकास के लिए काम करेगा।
समझ में आया? हिंदी को प्रचारित प्रसारित और उसके विकास के लिए काम करेगा कौन? आर्टिकल 344 में जो राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए आर्टिकल 344 में मैंने आपको दो चीजें मेंशन करवा दी। अब देखिएगा आर्टिकल 345 क्या है। आर्टिकल 345 में कहा गया है कि राज्यों के लिए प्रावधान है, राज्य का विधानमंडल चाहे, लिख लीजिएगा आर्टिकल 345। वैसे तो आपको मिल जाएंगे, आपको ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि किताबों में आपके हैं। मैं सिर्फ आपको क्या है, एक डायरेक्शन दूंगा कि कैसे हमें इसको निपटाना है या पढ़ना है। ठीक है, आप लोग किताब से भी मेंशन कर सकते हैं। थोड़ी हेल्प मैं करूंगा और थोड़ी हेल्प आप करोगे, इस प्रकार से हम जो है अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 345 में कहा गया है कि राज्य का जो विधानमंडल होगा, देखिएगा राज्य का विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल जिस प्रकार से, ठीक है, सेंटर में संसद होती है और इसके तीन अंग होते हैं, याद रखिएगा संसद के तीन अंग होते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, LS लोकसभा, RS राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के तीन अंग है, याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तब जाके संसद बनती है। उसी प्रकार से राज्यों में जो संसद की भूमिका सेंटर के लिए रहती है, वही राज्यों के लिए भूमिका विधानमंडल की रहती है। विधानमंडल के भी तीन अंग है, कहीं कहीं दो ही अंग है, कहीं कहीं तीन है। पहला विधानसभा, विधानसभा, दूसरा विधानमंडल, सॉरी विधान परिषद, और तीसरा आपका राज्यपाल। ठीक है, ये तीन अंग रहते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, तो उत्तराखंड में विधानमंडल के दो ही अंग होंगे, विधानसभा और राज्यपाल। ठीक है, समझ गए हो आप लोग? तो उसी प्रकार से अब देखिएगा, जो भी हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा जो भी ड्राफ्ट रखे जाते हैं, संसद में रखे जाते हैं, जब इन तीनों प्रोसेस द्वारा कोई भी विधेयक या कोई भी प्रावधान पास होता है, तो उसे बोला जाता है संसद, पार्लियामेंट द्वारा वो एक्ट जो है वो पास कर दिया गया है। उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा और राज्यपाल द्वारा, ठीक है, उसको पास कर दिया जाता है, तो कहा जाता है कि विधानमंडल द्वारा पारित किया गया। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, उत्तराखंड में संस्कृत को 2010 में, उत्तराखंड में संस्कृत को 2010 में दूसरी उत्तराखंड की राजभाषा बनाया गया। पहली तो हिंदी थी, ठीक है, वो तो चलती रही। 2010 में उत्तराखंड के विधानमंडल में, हालांकि 2009 में इस प्रस्ताव को रखा गया था, ये प्रस्ताव 2010 में पास हुआ। 2009 में ये प्रस्ताव रखा गया था। अब हुआ क्या था, 2009 में ये प्रस्ताव विधानसभा में रखा, विधानसभा के पास बात राज्यपाल के पास गया। राज्यपाल ने जब अंतिम मुहर लगाए कि भैया संस्कृत को उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा बनाया जाए, तब तक 2010 हो गया था। इसीलिए प्रस्ताव रखा था 2009 में, और ये विधानमंडल ने पास किया, राज्यपाल के अंतिम हस्ताक्षर हुए 2010 में, और इसे ही कहा जाता है कि विधानमंडल द्वारा ये पारित किया गया। यहां भी यही प्रोसेस है, जब तक राष्ट्रपति अंतिम, ठीक है, सहमति न दे, तब तक वो पार्लियामेंट द्वारा पारित नहीं कहा जाता है। उसी प्रकार से विधानमंडल में जब तक राज्यपाल अपनी अंतिम फैसला न दे दे, तब तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं माना जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आर्टिकल 345 में कहा गया है, क्योंकि राजभाषा से, भाषा ही से संबंधित रिलेट है। अब देखो कि कोई भी विधानमंडल जो है वो अपने यहाँ किसी भी भाषा को राजभाषा घोषित कर सकता है, किसी भी भाषा को। ठीक है, किसी भी भाषा को राजभाषा घोषित करता है, जरूरी नहीं है कि हिंदी को करे, किसी भी भाषा को कर सकता है। ठीक है, किसी भी भाषा को राजभाषा घोषित कर सकता है। जैसे इसका ताजा उदाहरण मैं उत्तराखंड का ले रहा हूं, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड की तैयारी करते हैं, तो वहां से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। उत्तराखंड की पहली जो भाषा थी वो थी हमारी हिंदी है, दूसरी जैसे हमने बनानी चाहिए कौन सी, संस्कृत। अब इसके लिए क्या हुआ होगा, विधानमंडल ने जब अंतिम रूप पे संस्कृत को हमारी दूसरी राजभाषा घोषित किया, तो आर्टिकल 345 के तहत ही ये कार्रवाई हुई होगी। कहने का मतलब ये है, आप लोग सब चीजें, ठीक है, तरीके से आप लोग याद करिएगा, आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। हो सकता है कल के दिन में ये क्वेश्चन पूछ दें कि जो उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया, वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, तो अनुच्छेद 345। समझ में आ रहा? सब चीज नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लिया आपने, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है,
और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करते रहे जिसमें लाइव आप पढ़ रहे, क्योंकि और बच्चों का भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 346 में, इसको मिटा देता हूं पूरे को। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 346 में। ठीक है, देखिएगा आर्टिकल 346 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 346 में कहा गया है संघ और राज्य के बीच पत्राचार। ठीक है, संघ और राज्य के बीच पत्राचार, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ पत्राचार, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ पत्राचार, दूसरे राज्य के साथ पत्राचार। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब संघ और राज्य के बीच जो प्रशासनिक पत्रों की, ठीक है, जो होगी, मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ, संघ का राज्य के साथ जो पत्राचार होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो आर्टिकल 346 में है। ठीक है, आर्टिकल 347 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लेगा। देखिएगा, इसी को लेके मैं आपका आज का मुद्दा बताता हूं क्या है। ठीक है, आर्टिकल 347 का मुद्दा क्या है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। आर्टिकल 347, आर्टिकल 347 में कहा गया है कोई राज्य है, जैसे उत्तराखंड है, सपोज करो, मैं मैप भी बना देता हूं, उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड एक राज्य है, कोई भी राज्य, 28 राज्य है हमारे ना, कोई भी राज्य ले लो, एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश ले लो, उत्तराखंड, एमपी, कोई भी ले लो। ठीक है, किसी भी राज्य में उसके यहाँ की एक बहुल जनसंख्या, उसके यहाँ की एक बहुल जनसंख्या, जैसे उत्तराखंड की 50% जनसंख्या है, उसके यहाँ की बहुल जनसंख्या कोई अपनी, ठीक है, क्षेत्रीय लैंग्वेज बोलती हो, कोई अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज बोलती हो, और उस क्षेत्रीय लैंग्वेज को वो अपने राज्य की राजभाषा घोषित करना चाहे, समझ लो, वो उस क्षेत्रीय लैंग्वेज को अपने राज्य की राजभाषा घोषित करना चाहे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे उस समुदाय की जो क्षेत्रीय भाषा है उसे राजभाषा घोषित करने का दर्जा यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रपति को। ये राष्ट्रपति का है, याद रखिएगा, ये विधानमंडल का नहीं होगा, ये राष्ट्रपति का होगा। समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी राज्य में अगर वहां के बहुल क्षेत्र की जनसंख्या कोई अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज बोल रही है और उसे राजभाषा घोषित करना चाहती है, ठीक है, ऑप्शनल लैंग्वेज घोषित करना चाहती है, तो उसके लिए, ठीक है, जो एक्टिव बॉडी होगी वो होगा राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगी या अपने किसी मंत्री, विधायक या कोई राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति तक संदेश पहुंचाएगी, और राष्ट्रपति चेक करेगा कि भैया हाँ, इतने बहुल क्षेत्र में ये लोग बोलते हैं इस लैंग्वेज को, और यहाँ पे इस लैंग्वेज का प्रभाव है, तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में, जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे गढ़वाल में, गढ़वाली सपोज करो, गढ़वाली, तो गढ़वाली और कुमाऊनी दो भाषा ले लेते हैं। ठीक है, इनको लेके हमने कहा कि गढ़वाली और कुमाऊनी को लेके, ठीक है, कि भैया हमारे जो क्षेत्र है इसमें गढ़वाली भाषा बहुत ज्यादा बोली जाती है, और हमने किसी अपने विधायक या मंत्री के द्वारा ये प्रस्ताव भेजा संसद में। ठीक है, और यहाँ पे सीधे राष्ट्रपति को खबर हुई। अब राष्ट्रपति देखेगा कि भैया हाँ, यहाँ पे लोगों की संख्या ज्यादा है और ये चाह रहे हैं कि इनकी गढ़वाली लैंग्वेज जो हो वो राज्य की राजभाषा घोषित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इसको घोषित कर सकता नहीं कि आर्टिकल 343 के तहत विधानमंडल। समझ में आया, आर्टिकल 345 के तहत तो विधानमंडल घोषित करेगा, लेकिन 347 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। यही फर्क है इन आर्टिकलों में, लिख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे कि यूपी की दूसरी राजभाषा उर्दू है। 347 पढ़ लिया, अब 348 पढ़ते हैं हम लोग, है ना। आर्टिकल 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चलने वाली भाषाओं के लिए प्रावधान है, भाषाओं के लिए प्रावधान। ठीक है, बस इतना लिखिएगा, आर्टिकल 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चलने वाली भाषाओं के लिए प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 348 में। ठीक है, अब 349 में हम लोग चलते हैं, 349 में। ठीक है, 349 में कहा गया है कि संसद में अगर कोई विधेयक रखा जा रहा है, विधेयक रखा जा रहा है, ठीक है, अगर वो हिंदी में रखा जा रहा है सपोज करो, या उर्दू में रखा जा रहा है, कोई भी भाषा ले लेते हैं, उर्दू, हिंदी या कोंकणी ले लेते हैं हम, कोंकणी में रखा जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक में रखा जा रहा है, हम हिंदी उर्दू को मिटा देते हैं, कोंकणी देखते हैं,
संसद में अब की बार जो विधेयक है वो कोंकणी भाषा में रखे जा रहे हैं। तो कहा गया है कि कोंकणी भाषा में उस विधेयक को रखने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी बहुत आवश्यक है। राष्ट्रपति की मंजूरी जो है वो बहुत ही आवश्यक है। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, यानी कि संसद में हम, जैसे मैं हूं, मैं कोंकणी भाषा में मैं सांसद हूं और मैं संसद में कोंकणी भाषा में कोई विधेयक रखना चाह रहा हूं, तो मेरे लिए ये होगा कि मैं पहले, मुझे राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। अगर राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं है तो मैं बिल्कुल भी नहीं रख सकता। अगर राष्ट्रपति मंजूरी दे दे तो मैं रख सकता हूं। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, है ना? ठीक है, देखिएगा आर्टिकल 350 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 350 में क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आर्टिकल 350 में भाषाई अल्पसंख्यकों की बात है। यहाँ पे भाषाई अल्पसंख्यकों की बात कही गई है। एक और है अल्पसंख्यकों के संस्कृति आर्ट कल्चर को लेके, वो आपका 29 और 30 में आर्टिकल। ठीक है, वो वाला नहीं है, वहां पे सिर्फ अल्पसंख्यक शब्द है, यहाँ पे भाषाई अल्पसंख्यक है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे भाषाई अल्पसंख्यक है। आर्टिकल 350 के तहत फर्स्ट प्रावधान है कि जो, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक है, अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो उनकी मातृभाषा में ही उनको जो है उनकी प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है। समझ में आ रहा है? आर्टिकल 350 का ये कहता है कि भैया जो भाषाई अल्पसंख्यक है, अगर उन्हें दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, उनकी जो मातृभाषा है उसी में उनकी प्राथमिक शिक्षा जो है वो दी जा सकती है। यहाँ यहाँ पर भाषाई अल्पसंख्यकों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जा सकती है। ठीक है, आर्टिकल 350(2) कहता है कि भैया जो भाषाई अल्पसंख्यक है, ठीक है, उनकी लैंग्वेज के लिए, ठीक है, जो राष्ट्रपति होगा वो किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 350(b) में है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनकी भाषा के लिए जो राष्ट्रपति है, ठीक है, वो किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं उनकी भाषाओं को। और ठीक है, विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए, या कोई दिक्कत हो रही है तो क्या दिक्कत हो रही है, कैसी दिक्कत हो रही है, इसके सब सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक, आई होप आप लोग समझ रहे हो, है ना? देखिएगा, मैं टॉपिक इसलिए मिस नहीं करना चाह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग ऑनलाइन है तो क्लास बिल्कुल ना छोड़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, कल फिर आप यूट्यूब में देखे या ना देखे कोई इशू नहीं है, आप लोगों ने आज पढ़ ली है तो कल हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे वॉल्केनो वाली। ठीक है, ज्योग्राफी की। अब देखिएगा आर्टिकल 351, आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा, लिख लीजिएगा, आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, विकास के लिए निर्देश, है ना? इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो आर्टिकल 351 लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, ठीक है, एक बार चेक भी करते हैं बीच में, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्या आप समझ पा रहे हो, है ना? रिप्लाई भी करते रहे। ओके, ठीक है, ठीक है, चलेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे जो है, अब हम लोग देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, हिंदी भाषा को लेके संवैधानिक प्रोटेक्शन है। एक और आते हैं, अनुसूची आपने पढ़ी होगी, अनुसूची, अनुसूची पढ़ी होंगी। भारतीय संविधान में वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है। मैं आपको बता दूं, टोटल 12 अनुसूची है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तत्कालीन समय में हमारे पास सिर्फ 8 ही अनुसूचियां थी, 8 ही अनुसूची थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई, फिर 10वीं, ठीक है, दल बदल, फिर 11वीं आपको पता होगा पंचायती राज, और 12वीं जो है वो नगर निकाय को लेके थी। ठीक है ना? तो 8 अनुसूची थी जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 1951 में
हमारी जो है वो 9वीं अनुसूची जुड़ी भूमि बंदोबस्त को लेके, ठीक है। इसके बाद 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो वर्तमान में 12 है, लेकिन संविधान लागू होते टाइम पे हमारे पास सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। इस 8 अनुसूची में भाषाओं को लेकर जो प्रावधान किया गया है वो 12 अनुसूचियों में से 8वीं अनुसूची में कहा किया गया है। तो भाषा संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं अनुसूची में वो 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। अब यहाँ पे भी इंपोर्टेंट है, आप लोग नोट करते रहेगा। संविधान लागू होते समय लिखेगा, संविधान लागू होते समय 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। संविधान लागू होते समय 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी हो गई है? 22। वर्तमान में 22 हो गई है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा 22 कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुई और कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो सिर्फ 14 भाषाएं थी, ठीक है। सिर्फ 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 है। अब हम लोग देखते हैं कोई भी संविधान में हमने संविधान का विस्तार करना है या उसको, ठीक है, मतलब कम साइज करना है, तो उसके लिए एकमात्र उपाय है आर्टिकल 368 में क्या? संविधान संशोधन। याद रखेगा, संविधान को बढ़ाना है या संविधान को घटाना है, उसके लिए संविधान में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 368, जिसमें संविधान संशोधन दिया गया है। संविधान संशोधन के तहत ही हम किसी आर्टिकल को हटा सकते हैं या किसी आर्टिकल को जोड़ सकते हैं। तो जैसी बात है, आर्टिकल 368 के द्वारा 8 के बाद, ठीक है, अगर 22 लैंग्वेज हो गई है 14 के बाद, तो कहीं ना कहीं संविधान संशोधन हुए होंगे। अब वो संविधान संशोधन किस भाषा को लेके कौन से नंबर का था और कौन से सन पे था, ये पूछ सकता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, कॉपी पेन लेके चले और साथ साथ लिखते रहें, ठीक है। तो सबसे पहला प्रावधान, ठीक है, 14वीं के बाद 15वीं जो भाषा बनी वो बनी सिंधी, वो बनी सिंधी, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 14वीं भाषा संविधान लागू होते टाइम पे थी। इसके बाद जो अगली पहली, ठीक है, भाषा जुड़ी 15वीं, वो जुड़ी सिंधी, और ये 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जुड़ी। लिख लीजिएगा, ठीक है। संविधान लागू होते टाइम पे लिखेगा 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ठीक है। उसके बाद लिखेगा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद लिखेगा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, ठीक है। अब देखिएगा 16वीं, 17वीं और 18वीं कौन कौन सी थी, ठीक है, मैं बता रहा हूं। मणिपुरी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, और नेपाली, ये 3 भाषाएं थी। यानी 16वीं, 17वीं और 18वीं जो भाषा थी वो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। कोंकणी जो है वो आपको पता होगा गोवा के आसपास में बोली जाती है, मणिपुरी आपको पता है और नेपाली आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से एक लॉजिक क्वेश्चन होता है, नेपाली को भी, नेपाली भाषा को भी, जो वर्तमान में हमारी 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं, इन्हें प्रादेशिक भाषाएं बोला जाता है, ठीक है। जो वर्तमान में 22 प्रादेशिक भाषा हैं, इनमें नेपाली को भी दर्जा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लिया आपने? ठीक है। तो 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा के रूप में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। अब देखिएगा 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा किसे जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, डोगरी, संथाली व मैथिली, व मैथिली,
ठीक है, ये जोड़ेगी 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं भाषा के रूप में बोडो, ठीक है, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत लिख लीजिएगा। 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा के लिए एक ही संविधान संशोधन हुआ, वो हुआ 71वां 1992 में। इसके तहत 3 भाषाओं को प्रादेशिक भाषा का दर्जा मिला, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। इसके बाद 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत, ठीक है, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं यानी कि 4 भाषाओं को एक साथ प्रादेशिक भाषा का दर्जा दिया गया, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इसी प्रकार से आप जोड़ते रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 14 के बाद 8 जोड़ोगे तो 22, इसीलिए वर्तमान में जो प्रादेशिक भाषाओं की संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है, 22। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि 8वीं अनुसूची में जब संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाएं थी, तो 14, और वर्तमान में कितनी प्रादेशिक भाषा हो गई है, तो 22। कब कब संविधान, कब कब कौन सी जोड़ी गई है, वो मैंने आपको बता दिया है, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलेगा, ठीक है।